नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करते हैं जिसने देश की दिशा को एक नई राह दी। नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल यानी 2019 से 2024। ये 5 साल बड़े फैसलों, गहरे संवैधानिक बदलावों और देशव्यापी बहसों से भरे हुए थे। तो आइए समझते हैं कि इन 5 सालों में आखिर हुआ क्या था। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये 5 साल वाकई में भारत के सबसे निर्णायक साल थे? देखिए, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है। इस पूरी चर्चा में हम तथ्यों और अलग-अलग नजरियों को देखेंगे ताकि हम सब मिलकर एक समझ बना सकें। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। हम जनादेश और शासन से शुरू करेंगे, फिर संवैधानिक बदलावों को समझेंगे, संकट और सुधारों पर नजर डालेंगे, नए कानूनों और वैश्विक मंच की बात करेंगे और आखिर में एक समग्र मूल्यांकन करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के काम को समझने की चाबी ना उसके जनादेश में ही छुपी होती है, और 2019 के चुनावों ने ही आने वाले 5 सालों के लिए एक तरह से मंच तैयार कर दिया था। ये जो नंबर है ना 303, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी को मिला वो स्पष्ट और बड़ा बहुमत था जिसने सरकार को कड़े और निर्णायक कदम उठाने की ताकत दी। और ये सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं थी। एनडीए गठबंधन ने कुल मिलाकर 353 से भी ज्यादा सीटें जीती। 30 मई 2019 को जब सरकार ने शपथ ली तो वो एक ऐतिहासिक पल था। सोचिए, 1984 के बाद ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा बहुमत दोबारा जीता था। और ये जीत राष्ट्रीय सुरक्षा और एक मजबूत नेतृत्व जैसे मुद्दों की लहर पर सवार होकर आई थी। तो इतने बड़े जनादेश का मतलब क्या निकला? समर्थकों के लिए ये निर्णायक शासन का संकेत था, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो तेजी से फैसले ले सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों को ये चिंता थी कि क्या इससे केंद्र की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और असहमति की आवाजों के लिए जगह कम हो जाएगी। चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं। इस कार्यकाल की पहचान उन बड़े कानूनी और संवैधानिक बदलावों से हुई जिनका भारत पर एक गहरा और शायद स्थायी असर पड़ा है। 8 अगस्त 2019 ये एक ऐसी तारीख है जिसे भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी दिन सरकार ने अपना शायद सबसे बड़ा और सबसे विवादास्पद कदम उठाया, अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। तो इस फैसले का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष संवैधानिक दर्जा था वो खत्म हो गया। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय संविधान की मूल भावना को छुआ। इस फैसले पर देश बंट गया। एक पक्ष ने इसे एक देश एक संविधान की दिशा में एक साहसी कदम बताया जिससे विकास के नए रास्ते खुलेंगे, तो वहीं दूसरे पक्ष ने इसे लोकतंत्र पर एक चोट की तरह देखा जिसमें नेताओं की गिरफ्तारी और लंबे इंटरनेट शटडाउन का हवाला दिया गया। 2019 के आखिर में एक और बड़ा कानून आया, नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। इस कानून का मकसद था पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2015 से पहले भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देना। ये कानून आते ही एक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया। सरकार ने इसे धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को शरण देने वाला एक मानवीय कानून बताया। लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया, क्या ये कानून नागरिकता को धर्म से जोड़कर संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है? और इसी सवाल ने देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। और 2019 में ही 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस एक फैसले ने भारत के सबसे लंबे और सबसे संवेदनशील विवादों में से एक का अंत कर दिया, जिसका राजनीति और समाज पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब हम उस दौर की बात करेंगे जो संकटों, बड़े सामाजिक आंदोलनों और सुधार की कोशिशों से पहचाना गया। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। कृषि कानूनों की कहानी तो किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। ये जून 2020 में अध्यादेश के तौर पर शुरू हुई, सितंबर में कानून बनी और फिर इसने भारत के इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक को जन्म दिया। 1 साल से भी ज्यादा के विरोध के बाद नवंबर 2021 में सरकार ने एक नाटकीय मोड़ लेते हुए इन कानूनों को वापस ले लिया। इस पूरे विवाद के केंद्र में 2 बिल्कुल अलग-अलग नजरिए थे। सरकार का कहना था कि ये कानून कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए जरूरी है,
वहीं प्रदर्शनकारी किसानों और उनके समर्थकों का आरोप था कि इन कानूनों को बनाने में उनसे कोई बातचीत नहीं की गई और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करता है। और फिर आई एक वैश्विक चुनौती। 24 मार्च 2020 को भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की, जिसने देश में हर चीज को बदल कर रख दिया। महामारी से निपटने की कोशिशें एक दो-धारी तलवार की तरह थीं। एक तरफ शुरुआती लॉकडाउन और देश में बनी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का विकास बड़ी उपलब्धियां थीं, लेकिन दूसरी तरफ देश ने प्रवासी मजदूरों का दिल दहला देने वाला संकट भी देखा और हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर जबरदस्त दबाव पड़ा। चलिए अब कार्यकाल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बड़े विधायी बदलाव हुए और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को एक नई दिशा मिली। यहाँ हम भारत की न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़े बदलाव को देख रहे हैं। सरकार ने अंग्रेजों के समय के आपराधिक कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को पूरी तरह से बदल दिया। इसका लक्ष्य था इन कानूनों को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करके भारतीय बनाना, जो दशकों में सबसे बड़ा कानूनी सुधार था। विदेश नीति में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन एक मील का पत्थर था। नई दिल्ली में इसका सफल आयोजन भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रतीक बन गया। इसे एक ऐसे पल के रूप में देखा गया जब भारत ने खुद को विकासशील देशों यानी ग्लोबल साउथ के एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित किया। तो इन सभी उतार चढ़ावों के बाद हम इन 5 सालों को आखिर कैसे याद रखेंगे? आइए अब इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। इस 5 साल के दौर को लेकर 2 प्रमुख और एक दूसरे से बिल्कुल अलग नजरिए उभरते हैं। समर्थकों के लिए ये ऐतिहासिक फैसलों, एक मजबूत राष्ट्र और बढ़ते वैश्विक प्रभाव का कार्यकाल था। वहीं आलोचकों के अनुसार ये नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट, कमजोर होते संघवाद और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव का दौर था। और अंत में शायद इस एक लाइन में इस पूरे कार्यकाल का सार छिपा है। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल संवैधानिक बदलावों, नागरिक अधिकारों पर बहस और एक मजबूत राष्ट्र राज्य की अवधारणा का काल था। ये एक ऐसा दौर था जिसने भारत के भविष्य पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है और इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।